नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मिरर इक्वेशन की। मिरर इक्वेशन क्या है? ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें इमेज का एग्जैक्ट लोकेशन हमें बता सकता है ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। यदि हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यदि इसमें इनपुट डाल दें और जो आपका मिरर है स्फेरिकल मिरर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां पे इनपुट डाल दें, दो चीज इसको इनपुट में चाहिए और ये आउटपुट हमें दे देता है इमेज का लोकेशन कि एग्जैक्टली प्रिंसिपल एक्सिस पर किस पॉइंट पर हमें इमेज मिलने वाली है, वो हमें ये बता देता है। अभी तक हम ये काम करने में असमर्थ थे। हमें अभी तक सिर्फ इतना ही मालूम था कि यदि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में रखा है तो इमेजेस जो हैं वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हमें मिलती है। तो इस फॉर्मूले की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं, एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इमेज कहाँ पर हमें मिलने वाली है। तो ये फॉर्मूला जो है ये होता है आपके पास, ये मिरर इक्वेशन ये होता है आपके पास 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। या लिख सकते हैं यहाँ पे 2/r, 2/r। अब यहाँ पे v, u, f और r क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। v जो है वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल विद प्रॉपर साइन यहां पे जो u है वो u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल विद प्रॉपर साइन। यहां पे जो स्मॉल f है वो आप समझ गए क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ विद प्रॉपर साइन। और जो आपके पास है r, r क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। r जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर विद प्रॉपर साइन, ये भी जो है विद प्रॉपर साइन है। प्रॉपर साइन। अब ये फॉर्मूला आया कैसे और प्रॉपर साइन का मतलब क्या है, इसको जानने के लिए आगे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो यहां पे मैंने एक टिपिकल मिरर ले लिया है, टिपिकल मिरर, कॉनकेव मिरर। इसका पोल है ये साहब, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब जिसका साइज जो है एक बिंदी के बराबर हो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है हम रे डायग्राम से बता सकते हैं और फिर हम उनकी डिस्टेंसेस के बीच रिलेशन निकाल देंगे मैथ्स की हेल्प से। तो भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही हैं, मुझे सिर्फ मिनिमम दो लाइट रेज चाहिए यहां से निकलने वाली। उन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करवा के हम उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो हमें इमेज के बारे में पता चल जाएगा। फिर पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से लेके इमेज का डिस्टेंस, उनके बीच में हम रिलेशन जो है मैथमेटिकल रिलेशन वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो मैंने यहां से एक लाइट रे अज्यूम की है जो जा रही है लाइक दिस। इस तरीके से वो इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं m। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट बनाते हैं, इस पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट बनाते हैं लाइक दिस और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं तो वो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली है वो लाइट रे, वो लाइन। और इस लाइन को क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है इसको, नॉर्मल। नॉर्मल जो है सेंटर ऑफ स्फीयर से पास होती है। अब हम ये बात भी जानते हैं कि यदि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रही है, लेट्स से थीटा, तो रिफ्लेक्टर लाइट रे भी उतना ही एंगल बनाती है उस नॉर्मल से। तो हम यहां से यदि रिफ्लेक्टेड लाइट रे बनाते हैं तो वो भी एंगल थीटा ही बना रही होगी, थीटा ही एंगल बना रही होगी यहाँ पे थीटा। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है साहब। अच्छा सर एक और लाइट रे लो, एक और लाइट रे लो। तो एक लाइट रे मैंने मानी यहाँ से O से निकलती है जो P की तरफ। अब O से P की तरफ जाएगी तो वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है, बिकॉज ऑब्वियस रीजंस की वजह से कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने लगाया कि भैया ये यदि इंसिडेंट लाइट रे है
तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट बना दी, टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, यही लाइन बन गई, यही नॉर्मल है आपका, यही प्रिंसिपल एक्सिस है, यही नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है इंसिडेंट लाइट रे, तो टकराने के बाद 0 डिग्री ही रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंगल बनाएगी, तो यही आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी। एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस तरफ है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे इस तरफ है, दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहलाएगा आपका इमेज। हाँ सर समझ गए, ये इमेज है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट है। मैंने मान लिया कि ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो है, ये एंगल है अल्फा के बराबर, ये एंगल मैंने मान लिया बीटा के बराबर है, और ये एंगल मैंने मान लिया गामा के बराबर है। एंगल अल्फा बीटा गामा मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिए हैं। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, मैं नाम लिख देता हूँ ट्राइंगल MIC। ट्राइंगल MIC में मैं कह सकता हूं कि ये एक्सटीरियर एंगल है अल्फा, और एक्सटीरियर एंगल का सम इस इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं अल्फा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, बीटा प्लस थीटा के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दे दिया। अब मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, ट्राइंगल MCO, ट्राइंगल MCO की बात करें, ट्राइंगल MCO, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है बीटा, उसका सम गामा और थीटा के बराबर होगा सम के। तो यहाँ पे लिख सकता हूं बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी, पहले मैं काम करता हूं कि M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं प्रिंसिपल एक्सिस पर। एक M से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहां पे, और इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर के जो चरण हैं, इसके जो पैर हैं, उनको फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसको मैंने नाम दे दिया P डैश के बराबर। अच्छा, OMP डैश, OMP। हम जानते हैं कि यदि लाइट रे पैरेक्शियल हैं तो वो कहां इंसिडेंट होती हैं, पोल के बिल्कुल पास में। यदि लाइट रेज पैरेक्शियल हैं तो वो पोल के बिल्कुल नजदीक आकर इंसिडेंट होती हैं। इसका मतलब यदि मैं इनको पैरेक्शियल लाइट रेज मान लेता हूं तो M पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट यहां आ जाएगा पोल के पास। M पॉइंट यदि यहां पर आ जाएगा तो परपेंडिकुलर वहां से डालेंगे तो बिल्कुल P पॉइंट पर ही आकर गिरेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो P डैश है यहां पर, वो ऑलमोस्ट P पर ही आ जाएगा यदि पैरेक्शियल लाइट रेज होंगी यहां पर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ लाइट रेज आर पैरेक्शियल, इफ लाइट रेज आर पैरेक्शियल, देन वी कैन से कि जो डिस्टेंस P डैश P है वह अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 के बराबर होने वाली है। P डैश P जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर डिस्टेंस होने वाली है, बिकॉज P डैश जो है वो P पर ही ऑलमोस्ट आ जाएगा। ये हमने अजम्पशन यहां पे मान लिया है। अच्छा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि आपके पास जो tan अल्फा है इस वाले ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल MP, P या P डैश का एक ही बात है, MPI, मैं लिख सकता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है PM डिवाइडेड बाय PI। tan अल्फा की वैल्यू मैंने इस ट्राइंगल में लिख दी, ट्राइंगल MPI में मैंने tan अल्फा की वैल्यू यहां पे लिख दी है। P और P डैश एक ही बात है, इसलिए मैं P डैश को P ही बोल रहा हूं, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है आपका, ट्राइंगल MPC। ट्राइंगल MPC में मैं लिख सकता हूं tan बीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहां से, tan बीटा इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाय PC, PM डिवाइडेड बाय PC। ऐसे ही ट्राइंगल MPO में मैं लिख सकता हूं tan गामा, इन ट्राइंगल MPO मैं लिख सकता हूं tan गामा इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाय PO, PM अपॉन PO। हम जानते हैं कि पैरेक्शियल लाइट रेज हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी बहुत ही छोटा एंगल बना रहे होंगे, तो ये अल्फा बीटा गामा जो है ये भी बहुत छोटे छोटे एंगल होने वाले हैं। तो tan अल्फा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं अप्रॉक्सीमेटली अल्फा के बराबर, tan बीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूं बीटा के बराबर, और tan गामा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूं गामा के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, 2 आपके पास है, इसको कह देते हैं 3, इसको कह देते हैं 4, इसको कह देते हैं 5। तो इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 से मैं वैल्यूज पुट करने वाला हूं 1 और 2 के रिजल्ट में। तो पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं 1 और 2 को, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं और थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं, तो आपको यहां पे मिलने वाला है थीटा की वैल्यू अल्फा माइनस बीटा लिख दीजिए, थीटा की वैल्यू यहां से अल्फा माइनस बीटा लिख दीजिए, और वो वैल्यू यहां पे पुट कर दो, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा।
ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जी अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। इक्वेशन नंबर 6 इसको मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 6 में वैल्यू आपको पुट करनी है 3, 4, 5 से। तो यहाँ पे लिखूंगा सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम 3, 4 and 5 in equation number 6 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। अल्फा क्या है आपके पास pm अपॉन पी आई। ये कितना है आपके पास pm अपॉन पी आई, ये अल्फा है, प्लस गामा यहां पे हम लिखेंगे pm अपॉन पीओ इज इक्वल टू 2 बीटा। 2 बीटा हम लिखेंगे 2 pm अपॉन पीसी, pm अपॉन पीसी। तो यहां से pm 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 जो है वो आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलता है 1 अपॉन पी आई प्लस 1 अपॉन पी ओ इज इक्वल टू 2 अपॉन पी सी, 2 अपॉन पी सी। अब मैं यदि मान लेता हूं कि पी आई का मतलब जो है वो v के बराबर है, लेट्स से पी आई जो है इसको मान लेते हैं v के बराबर, पी ओ जो है उसको मान लेते हैं u के बराबर, और पी सी तो हम जानते ही हैं पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी जो है वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं ये मान लेता हूं, तो आपको यहां से रिजल्ट मिलता है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 2 अपॉन आर। 2 अपॉन आर यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है। हम जानते हैं कि आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, आर इज इक्वल टू 2f, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ भी लिखा जा सकता है। तो ये आया आपके पास रिजल्ट। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि जो v, u और f हैं वो क्या हैं। v का मतलब है पोल से इमेज का डिस्टेंस, u का मतलब है पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f का मतलब है फोकल लेंथ, r का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने जो रिजल्ट निकाला है बेटा, ये रिजल्ट निकाला है हमने कॉनकेव मिरर के लिए, और जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, कॉनकेव मिरर के लिए एक हमने रिजल्ट निकाला है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी परे। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया था। यदि हम हर एक केस के लिए ये निकालना चाहें, हर एक केस के लिए, हर एक मिरर के लिए, और किसी हर टाइप का मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, उसके सारे केसेस हों कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में, फोकस पोल के बीच में, और ऐसे ही कॉनकेव मिरर में भी, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम केसेस करें, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है जनरल रिजल्ट, जनरल रिजल्ट जो हमें मिलता है वो मिलता है यही, वो मिलता है ये वाला रिजल्ट। ये वाला रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ये क्या है बेटा, जनरल है, जनरल रिजल्ट, वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिरर, ऑल मिरर्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट लोकेशंस। ऑल ऑब्जेक्ट लोकेशंस के लिए ये रिजल्ट वैलिड है, ये जनरल रिजल्ट है। याद रखें, जनरल रिजल्ट्स में हमें ये प्रॉपर साइन लगाना होता है, प्रॉपर साइन लगाना होता है। और हमने जो ये रिजल्ट निकाला था, ये रिजल्ट था एक कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए था जहां पे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे था। यहाँ पे यू, वी और आर, एफ जो हैं वो डिस्टेंसेस हैं। अब हम सीखते हैं कि जनरल फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करते हैं, how to use the general formula 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f। उसमें सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास हर्डल है वो है साइन कन्वेंशन, कि प्रॉपर साइन की बात करते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे जब हम जनरल जो इक्वेशन है हमारे पास मिरर की उसको इस्तेमाल करेंगे। तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है, 2 तरीके के साइन कन्वेंशन हैं। किताबों में लिखा होता है कि हम, किताबों में जो लिखा है वो आपको बताऊंगा, और दूसरा साइन कन्वेंशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो पहला साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि यदि आपके पास कोई भी मिरर है, लेट्स से ये कोई आपके पास मिरर है और इंसिडेंट लाइट रे जो है आ रही हैं इस तरफ, तो इंसिडेंट लाइट रे की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव मानी जाएगी। तो ये मान लीजिए आपके पास इस तरीके से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है इस तरीके से, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट आपको मिल रही है इस तरीके से।
तो इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन है यानी कि ये, उसको माना जाएगा पॉजिटिव, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन होने वाली है वो नेगेटिव होने वाली है। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार ये वाली डायरेक्शन मानी जाएगी पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन मानी जाएगी नेगेटिव। अच्छा, मतलब क्या है सर कि हम हमेशा पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। पोल को माना जाता है ओरिजिन, पोल को माना जाता है ओरिजिन। वी ऑलवेज मेजर डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। अब पोल से कोई चीज इधर है तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा, पोल से कोई चीज इधर है तो उसको नेगेटिव माना जाएगा। मतलब क्या है साहब कि मान लो भाई हम बात करना चाहें फोकल लेंथ की, ये इसका फोकस है, तो पोल से जो फोकस है वो किस तरफ है भैया, मान लीजिए डिस्टेंस f के बराबर है, मान लीजिए डिस्टेंस f के बराबर है, मॉड f के बराबर है, तो हम कहेंगे कि क्योंकि पोल से फोकस तक जाने में जो डिस्टेंस मेजर की है वो लेफ्ट साइड में की है और लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव है, तो फोकल लेंथ इस मिरर की मानी जाएगी नेगेटिव। फोकल लेंथ मानी जाएगी इस मिरर की नेगेटिव। मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, ये आपका ऑब्जेक्ट है साहब। अब ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस है पोल की वो मान लीजिए मॉड u के बराबर है, तो हम कहेंगे क्योंकि पोल से जो डिस्टेंस मेजर की गई है ऑब्जेक्ट की वो लेफ्ट डायरेक्शन में की गई है, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो भी क्या है, नेगेटिव है। ऐसे ही आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है मॉड r के बराबर है, तो हम कहेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव आने वाली है। तो ये बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जो भी डिस्टेंसेस इस तरफ मेजर की जाएंगी वो नेगेटिव होंगी और इस तरफ वाली पॉजिटिव होंगी यदि लाइट रेज इस तरफ है तो, इंसिडेंट लाइट रे इस तरफ है तो। यदि हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो आप बताना मुझे, एग्जांपल ले रहा हूं मैं कॉन्वेक्स मिरर का। दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट आ रही है इस तरीके से, इंसिडेंट लाइट रे, ये रखा है साहब आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। तो बताइए मुझे कि ऑब्जेक्ट का साइन जो है वो कैसा होगा, फोकल लेंथ किस तरीके से होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। पॉज कर लो इसको, आंसर लिख लो। तो भाई हम जान रहे हैं कि इंसिडेंट लाइट रे इस तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ये वाली डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये इस तरीके के मिरर से कटा हुआ है, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, इसकी जो फोकस है वो यहाँ पर रही होगी। तो फोकस तक मेजर करने के लिए डिस्टेंस हमें पोल से किस तरफ जाना पड़ रहा है, राइट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये राइट डायरेक्शन में मेजर की गई है और ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यहां से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस जो है वो राइट डायरेक्शन में मेजर किया गया है, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस पोल से कितना है, मॉड u के बराबर है मान लीजिए। यहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर किया है और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस u है वो नेगेटिव होगा। अब ये साइन के साथ वैल्यूज कहाँ पुट करनी है आपको, कहाँ पे, जो आपकी जनरल इक्वेशन है मिरर इक्वेशन, वहां पे आपको इस साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है। ये आपके पास कन्वेंशन नंबर 1 है, साइन कन्वेंशन। अब भैया एक और कन्वेंशन है जो काफ़ी आसान है याद करने में, कन्वेंशन नंबर 2। कन्वेंशन नंबर 2 क्या है, ये कन्वेंशन नंबर 1 था। कन्वेंशन नंबर 2 ये है कि किसी भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लीजिए, किसी को एक को नेगेटिव मान लीजिए, क्योंकि हम जनरली मैथ्स में क्या पढ़ते हैं कि राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसी कन्वेंशन को, कि इसको मान लीजिए ओरिजिन, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो हमेशा हमेशा चाहे कैसा भी लेंस हो, कैसा भी मिरर हो, कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, कहीं से भी लाइट आ रही हो, ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये वाली डायमेंशन सारी पॉजिटिव, ये वाली डायमेंशन सारी नेगेटिव, ये वाली डायमेंशन सारी पॉजिटिव, ये वाली डायमेंशन सारी नेगेटिव, चाहे कैसा भी मिरर हो। अब ये मिरर है भाई, इसका फोकस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका पोल है, सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर की जाएंगी। लिख लेना है इसको कॉपी में कि पोल से सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी। तो यहाँ से पोल से लेके फोकस का जो डिस्टेंस है लेफ्ट डायरेक्शन मेजर किया है, लेफ्ट वाली नेगेटिव एक्स है तो ये नेगेटिव होगा,
फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है तो रेडियस जो है नेगेटिव हो जाएगी। ऑब्जेक्ट यदि यहां होगा तो नेगेटिव माना जाएगा, यहां पर होगा तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव मानी जाएगी। चाहे कैसा भी मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, हमेशा ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पे मान सकते हैं। आप जनरल इक्वेशन में वैल्यू पुट करें विद साइन, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे आंसर जो हैं वो सही आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें कि हमने एक्स डायरेक्शन में तो बात कर ली साइन कन्वेंशन की, वाई डायरेक्शन में क्या होता है साइन कन्वेंशन कि वाई डायरेक्शन में ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मानी जाती है, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव मानी जाती है। ये वाली पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है सर कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऊपर जो है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव माना जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव मानी जाती है। तो क्या है, तो यदि ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कैलकुलेट की जा रही है, काउंट की जा रही है, तो वो हाइट पॉजिटिव मानी जाएगी। और यदि इमेज उल्टी बन रही है, इमेज की हाइट ऊपर से नीचे मेजर की जा रही है, तो इमेज की हाइट नेगेटिव मानी जाएगी। ऐसे यहां पर है पॉजिटिव है नेगेटिव है। मान लीजिए आपके पास जो इमेज है बेटा वो बन रही है ऐसे, मान लीजिए इमेज बन रही है ऐसे, ये है आपके पास एच आई के बराबर ये डिस्टेंस है, मॉड एच आई के बराबर ये डिस्टेंस है। तो हम क्या कहेंगे कि ये डिस्टेंसेस जो हैं, ये इमेज का जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर किया गया है, तो इसका मतलब इसकी जो हाइट है वो नेगेटिव होने वाली है। एच आई जो है क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक, और ऐसे ही यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, आपके पास है हाइट है एच ओ, मॉड एच ओ, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर की गई है, इसका मतलब एच ओ की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भी साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भी आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना है। अब आगे चलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय m इज इक्वल टू माइनस v बाय u। ये फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का। v जो है हमारे पोल से डिस्टेंस है आपकी इमेज का, u का मतलब है पोल से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ध्यान आपको रखना है। m जो है वो उसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, इसका मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं पूरा वर्ड्स में, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इसका मतलब होता है m का, और इसकी वैल्यू जो है होती है माइनस ऑफ v बाय u। v जो है आपका वो है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। हमेशा बाय डिफॉल्ट पोल से ही सारी जो डायमेंशंस हैं, सारी जो क्वांटिटीज हैं, सारी जो लेंथ हैं वो आपको मेजर करनी है फ्रॉम पोल विद साइन। और यहाँ पे जो u है वो क्या आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल विद साइन, विद साइन आपको ये लेनी है। ठीक है, समझ गए फॉर्मूला, ये आप याद रखें। ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस आ रहा है तो ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस भी है, इसका कोई यूनिट नहीं है लीनियर मैग्निफिकेशन का, इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि एक आपके पास कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर है, और उसके पोल के 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O। अब आपको बताना है कि जो इमेज इस ऑब्जेक्ट की बनेगी इस मिरर में, उस इमेज का लोकेशन, नेचर और ओरिएंटेशन बताना है आपको क्या होगा। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि इस मिरर के लिए, चाहे कैसा भी मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, चाहे 10 सेंटीमीटर रेडियस का हो चाहे 50 सेंटीमीटर रेडियस का हो, हम लगा सकते हैं मिरर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन में
हम लिख सकते हैं कि पहले कि इस मिरर का जो पोल है उसको ओरिजिन मान लेंगे और एक यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये प्लस x है, ये माइनस x है, ये प्लस y है, ये माइनस y है। तो दोस्तों मुझे बताइए कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है वो पॉजिटिव लिया जाएगा या नेगेटिव लिया जाएगा। तो मैं सेकंड वाला कन्वेंशन यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ कि ये वाली साइड हमेशा पॉजिटिव होगी, ये वाली साइड की क्वांटिटीज हमेशा नेगेटिव होंगी, ये वाली साइड की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव और ये वाली साइड की क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है भैया हमारा, ये नेगेटिव है और ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर करना पड़ रहा है। तो u की जो वैल्यू है यहाँ पर वो लिखी जाएगी -10 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करें कि ये कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाला है यहाँ पर। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसकी दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की 15 सेंटीमीटर है। ये कितना है भैया? 15 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये मेजर किया गया है यहां से लेफ्ट डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव कहलाएगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा -15 सेंटीमीटर। तो आप फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? -7.5 -15/2 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आपकी हो गई है। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन, अप्लाइंग मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन, तो मिरर इक्वेशन होती है 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि v का मतलब क्या है, u का मतलब क्या है और f का मतलब क्या है। बिकॉज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यदि एग्जाम में, तो एग्जाम वाले को पता नहीं v क्या है, u क्या है, f क्या है ना। तो हम ये चीज़ भी यहाँ पर लिख के आएंगे कि v का मतलब है ये, u का मतलब है ये, f का मतलब है ये, विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाइए भाई। 1/v नहीं पता v, प्लस 1/u, u पता है हमें -10 के बराबर है, इज इक्वल टू 1/f 1/-15/2 -15/2। अब इस वाली टर्म को आप इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 2/15 माइनस में प्लस 1/10। तो यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, आपको आ जाएगा 30। तो ये मिल जाएगा आपके पास -4 + 3, तो मिल जाएगा आपके पास 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू आपको मिलने वाली है -1/30 का रेसिप्रोकल -1/30 ये मिलेगा आपको। तो v मिल जाएगा -30। v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब सिर्फ इस वैल्यू से हम काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका मिरर था। मिरर में ये वाली साइड पॉजिटिव थी, ये वाली साइड नेगेटिव थी। इमेज कहाँ बन रही है? -30 पर। -30 का मतलब है कि हम इस तरफ आएंगे 30 सेंटीमीटर। ये आपकी इमेज बन रही होगी 30 सेंटीमीटर दूर। ओके, अब हम जानते हैं कि जब इमेज मिरर के सामने बनती है, मिरर के सामने यदि इमेज बन रही है तो उसका नेचर कैसा होगा? रियल नेचर होगा। तो रियल इमेज हमें मिलने वाली है। ओके, और यदि हम उसकी लोकेशन बताना चाहें, लोकेशन पता चल गई है कि 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। लोकेशन क्या कहेंगे हम कि 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अच्छा, अब यदि हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालना चाहें तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। -v की वैल्यू है -30 और u की वैल्यू कितनी है भैया? u की वैल्यू कितनी है? u है आपका, कहाँ गया? u है 15, माइनस में तो आ जाएगा आपके पास -15। तो माइनस से माइनस गया, आपके पास है 2, सो m की वैल्यू आ गई आपके पास -2 के बराबर। m की वैल्यू -2। अब ये भी बात याद रखें, यदि आपके पास लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, लीनियर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब आपका जो आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। आपकी इमेज जो है इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे हम लिखें कि m जो है द लेस देन 0 है, नेगेटिव है। इफ m इज नेगेटिव देन इमेज जो है आपकी कैसे मिलने वाली है? इन्वर्टेड मिलने वाली है। और यदि m पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब हमारी इमेज जो है वो इरेक्ट आने वाली है। तो ये बात आप लिख भी लें, ये बात आप लिख भी लें कि यहाँ पे जब मैग्निफिकेशन समझाया था तो यहाँ पे लिखें कि इफ m इज पॉजिटिव, if m is positive, if m is
पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि इमेज कैसी होने वाली है, इरेक्ट होने वाली है। इफ m इज नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड होने वाली है। ठीक, तो हमें यहाँ पे बता सकते हैं कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड होने वाली है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, इसका रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर है, 20 सेंटीमीटर के बराबर, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। तो आपको ये बताना है कि इमेज का लोकेशन और मैग्निफिकेशन, नेचर, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन भी आपको बताना है कैसा होगा। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, तो ये पॉज कर लीजिए और कैलकुलेट कीजिए कि क्या क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस होंगी इमेज की। ठीक, पॉज कर लिया। ठीक, सॉल्व करें इसको, सॉल्यूशन। तो पहले आप यहाँ पे ओरिजिन मान लीजिए, ये आपका पोल जो है वो ओरिजिन है आपका 0,0, ये वाली डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव, हमेशा की तरह। तो इसका जो u है हम लिख सकते हैं, u कितना है, -5 सेंटीमीटर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हम लिख सकते हैं कितना, -20 सेंटीमीटर। पिछले सवाल जैसा ही है ये क्वेश्चन, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ फ्लाई करेगा, तो इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में हमें मेजर करना होगा, तो इसका मतलब नेगेटिव होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी लेफ्ट साइड में लिया गया है, तो इसका भी जो है u की वैल्यू वो नेगेटिव ली जाएगी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया है, तो फोकल लेंथ लिख सकते हैं -10 सेंटीमीटर, और फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे फटाफट से कि 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पे 1/v नहीं पता है, + 1/u -5 = 1/10 माइनस में, तो इसको इधर ले जाएंगे तो 1/v आपको मिल जाएगा 1/5 - 1/10। अब 1/5 को हम लिख सकते हैं 2/10, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो 1/5 हो जाएगा 2/10, और 2/10 - 1/10 इज 1/10, 1/10 मिल जाएगा। तो v की वैल्यू आपको मिलने वाली है 10 सेंटीमीटर के बराबर। क्योंकि यहाँ पे v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या है, ये वाली साइड पॉजिटिव है, v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब इमेज जो है हमारी बन रही है कहीं यहाँ पर, इमेज बन रही है यहाँ पर, इमेज बन रही है मिरर के पीछे, इसका मतलब इमेज का नेचर कैसा हुआ, वर्चुअल हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज v इज पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज जो है कैसी हो गई भैया, वर्चुअल हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई। इसके लोकेशन के बारे में कहेंगे कि पोल से ये 10 सेंटीमीटर दूर है, बिहाइंड द मिरर इट इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल। इसके बाद बात करें इसके मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = -v/u। तो माइनस है, v की वैल्यू कितनी है 10 + 10, u की वैल्यू कितनी है -5, u की वैल्यू कितनी है -5, तो आपको ये मिलेगा आपके पास +2, प्लस में 2 आपको मिलने वाला है। मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज जो है वो इरेक्ट है, इमेज कैसी है, इरेक्ट है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की लोकेशन से पता होने से हम इमेज का लोकेशन एग्जैक्ट बता सकते हैं, इमेज का नेचर बता सकते हैं, इमेज का ओरिएंटेशन भी बता सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड दे के वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से, ठीक है बच्चों। ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में, ठीक है बच्चों। और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।